पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है सिमी भौमिका, नितिन मुरारका और आशीष कुकरेजा। चलिए, बाजारों के खुलने की तैयारी होती दिख रही प्री ओपनिंग सेशन में और देख लेते हैं किस तरह के संकेत आते हुए दिख रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी धीरे धीरे बेहतर होने की कोशिश करता हुआ 22-23 पॉइंट की मजबूती, 1/4% ऊपर खुलने की तैयारी। और अगर आप देखें प्रीमियम लगभग 50 अंकों की, तो शायद 8700 या यूं कहें कि कल के हाईज के आसपास 8693 का जो हमने बनाया वहां पर खुलने की तैयारी होती दिख रही है भारतीय बाजारों की। यानी कि लगभग आप 30-35 पॉइंट ऊपर खुल सकते हैं। भले ही आपको एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि आप 20 पॉइंट ऊपर खुले, 22 पॉइंट ऊपर खुले, तो थोड़ी बेहतर शुरुआत होने के आसार इस वक्त आते हुए दिख सकते हैं। ये तो राय हुई यहां पर प्री ओपनिंग सेशन पे, लेकिन एशियाई बाजारों में, खासतौर से हांगकांग के बाजारों में जिस तरह की दमदार तेजी बनी है वो थोड़ा सा भारतीय बाजारों का मूड सुधारने का काम कर सकती है। बाकी एशियाई बाजारों में मिला जुला शांत कारोबार होता हुआ दिख रहा है। पहले टिक आपकी स्क्रीन पर आने की तैयारी में इस वक्त, और आप देख सकते हैं शुरुआत होती हुई भारतीय बाजार की प्री ओपनिंग सेशन में सेंसेक्स में भी रेट्स आना बाकी है, लेकिन निफ्टी पर शुरुआत पॉजिटिव होती हुई दिख रही है और दमदार 65 अंक ऊपर निफ्टी खुलता हुआ आपको नजर आएगा। यहां पर तेज शुरुआत होती हुई दिख रही है, 55 अंक ऊपर निफ्टी और सेंसेक्स 15 अंक ऊपर है। कौन से स्टॉक्स है जो निफ्टी पर एक्शन में दिख रहे हैं? एक्सेलटेक 3% ऊपर, अल्ट्राटेक सीमेंट में 2% की तेजी, रिलायंस इंडस्ट्रीज 2% मजबूत है, इन्फोसिस, टाटा मोटर्स जैसे शेयर भी मजबूत शुरुआत करते हुए। विप्रो 5% के नुकसान के साथ इस वक्त टॉप लूजर आपको नजर आएगा। ये है रुझान इन शुरुआती कारोबार में। रुपए की चाल पर नजर डालिए, 7 पैसे की कमजोरी के साथ शुरुआत हुई है, 62 रुपए 32 पैसे के आसपास रुपए ने आज शुरुआत की। अब कुछ स्टॉक्स जहां पर एक्शन हो सकता है, राय लेते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है। सिमी सीएट, इस स्टॉक पर आपसे राय लेना चाहता हूं। खबरें ये आ रही कि 250 से 300 करोड़ रुपए कंपनी की जुटाने की योजना है प्राइवेट इक्विटी फंड्स को कुछ स्टेक बेचकर। सीएट काफी अच्छा परफॉर्मर रहा है, अच्छी तेजी होती दिखी है। क्या लगता है आपको, यहां से भी कुछ और लॉन्ग पोजीशन बनाने के, तेजी करने के मौके हैं चार्ट्स पर? देखिए अनिल जी, सीएट एक अच्छा ब्रेकआउट देने वाला है। लास्ट फरवरी से ये स्टॉक 850-845 के आसपास रेजिस्टेंस लिया करता था और अगर 840 से 850 का रेंज क्रॉस करके सस्टेन करेगा तो इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट आ सकता है। मेरे ख्याल से इसमें जो डाउनसाइड था वो खत्म हो चुका है। इस बार जो करेक्शन में सपोर्ट लिया है वो करीब इसका 200 डेमा के आसपास लिया है, तो मुझे लगता है कि इसका जो डाउन ट्रेंड था वो खत्म हो चुका है। अब ब्रेकआउट के बाद इसमें फ्रेश मोमेंटम आने वाला है। 850 का लेवल मेरा राडार में है। अगर ये स्टॉक 850 के ऊपर जाके क्लोज करेगा तो वापस आगे जाके जो रिसेंट हाई ये 1000 के आसपास लगाया था वहां तक ये जाने का पूरा कोशिश करेगा, ऐसा मेरा उम्मीद है। तो मैं बुलिश हूं, मेरा व्यू बुलिश है। मैं वॉच करूंगी, 850 के ऊपर फ्रेश बाई करूंगी, नहीं तो नीचे खरीदारी करने के लिए कहूंगी, क्योंकि कल थोड़ा सा करेक्शन देखा गया था इसमें ऊपर से, तो इसलिए मैं नीचे के लिए ही वेट करना चाहती थी। पर आज जो न्यूज आया है उसके बाद इसको 850 के ऊपर जाके मेंटेन करना पड़ेगा। आशीष, कोल इंडिया, इस स्टॉक के लिए एक अच्छी खबर आई है। कोल मिनिस्ट्री ने जो ई ऑक्शन की सेल्स पर कैप था उसको रिमूव कर दिया है और माना यह जा रहा है कि अब ई ऑक्शन के वॉल्यूम्स बढ़ते हुए नजर आएंगे। अप्रैल 2015 से करीब 10% टोटल सेल्स जो होता है वो इंक्रीज हो सकता है। ये बताइए, कोल इंडिया का शेयर आपको कैसा लगता है और इस खबर के ऊपर किस तरह का रिएक्शन आज देखने को मिल सकता है? देखिए, आई थिंक इट वाज बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशन था कि ये न्यूज आएगा और जिस तरीके से प्रेशर में रहा है स्टॉक पिछले कुछ समय से, आई थिंक डेफिनेटली इट विल प्ले आउट। और जैसे मैं आपको पहले भी बोल रहा था कि अब जो ये सो कॉल्ड अंडर, आई वुड नॉट से अंडर ओन, बट सो कॉल्ड बोरिंग स्टॉक्स रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों के, वहां पर एक मौका है, बिकॉज वहां पर काफी टाइम से हमने मूवमेंट नहीं देखा है। तो आई थिंक कोल इंडिया ऑल्सो क्वालिफाइज एज वन ऑफ देम, and definitely I think this is something which was awaited, and I think you will see a positive reaction for next few days. ओके, पॉजिटिव रिएक्शन देखने की संभावना कोल इंडिया के स्टॉक पर। लेकिन मेटल्स कल के स्टॉप ऑफ अमर नितिन, क्या अब भी अपसाइड बाकी है और यदि हाँ तो क्या खरीदेंगे अब आप मेटल्स में? देखिए जी, मेटल्स में कल प्राइस जिस तरीके से बढ़े हैं उस तरीके से ओपन इंटरेस्ट एडिशन नहीं है, बट स्टॉक्स अपने बेस के आसपास हैं। बट मेटल मार्केट में आप देखिएगा, कमोडिटीज मार्केट में अभी भी मेटल्स में वीकनेस जारी है। तो मुझे लगता है कि मेटल्स में अभी भी कंसोलिडेशन रहेगा और थोड़ा बाउंस बैक, उसके बाद फिर सेलिंग रहेगी। तो लंबे समय के लिए आप नहीं कर सकते, बट शॉर्ट टर्म के ख्याल से जिस तरीके से कल पोजीशन बनी है, मुझे लगता है कि टाटा स्टील है और हिंडाल्को है, इन दोनों में थोड़ा एक बाउंस बैक और मिलना चाहिए और हिंडाल्को ऊपर करीब 145 की तरफ मूव कर सकता है और जो स्टॉप लॉस होगा 135 का होगा और टाटा स्टील 335 की क्लोजिंग है,
इसमें जो नेक्स्ट लेवल 348 से 350 तक के टारगेट मिलने चाहिए और नीचे स्टॉप लॉस करीब 331 के आसपास का होगा। कल नितिन हमने देखा था एसकेएस माइक्रो फाइनेंस में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी क्रेडिट पॉलिसी के बाद, जिस तरह से खबरें आई कि अब ये ज्यादा कर्ज दे पाएंगी। ये बताइए इसके चार्ट्स कैसे लगते हैं और इसमें किस तरह का डेटा निकल कर आया है? देखिए, एसकेएस माइक्रो फाइनेंस में कल हमने काफी रिकमेंड भी अपनी कंपनी में किया था और इसमें जिस तरीके से 12 बजे के आसपास इसका जो वॉल्यूम्स था वो लास्ट 6-7 दिनों के वॉल्यूम्स को ये क्रॉस कर चुका था। वो करीब 12:31 या 32 मिनट के आसपास ऐसा हुआ था और उसके बाद इसमें काफी तेजी से ओपन टेस्ट बिल्डअप हुआ और इसमें अभी भी जिस तरीके से मोमेंटम बना हुआ है, मुझे लगता है कि ये मोमेंटम ऊपर कंटिन्यू रहना चाहिए और ऊपर का टारगेट करीब 550-560 रुपए तक का बनता है। बट इसमें केवल ये कंसर्न है कि कल ये 8.5% बढ़ा है, तो थोड़ा सा भी अगर डिप मिले तो उस डिप में आपको बाय करना चाहिए और थोड़ा सा अगर आप लंबा नजरिया रखें तो इसमें करीब 600 रुपए तक के टारगेट मिलेंगे। बट अगर इसी तरीके से मिड कैप्स देख रहे हैं तो मिड कैप्स में आप देखिए कल वोल्टास में काफी अच्छी पोजीशन बनी है, एक्सपायरी से अभी तक ओपन टेस्ट काफी बिल्टअप हो रहे हैं और प्राइस में कल लास्ट के आधे घंटे में काफी अच्छा मोमेंटम आया था, तो वोल्टास पे आप नजर रखें। दूसरा स्टॉक है एक्साइड इंडस्ट्रीज, इसमें भी कल के दिन में काफी अच्छा ओपन टेस्ट बिल्डअप है, एक्सपायरी से भी बिल्डअप है, प्राइस में मूवमेंट केवल कल आया है, तो मुझे लगता है कि इन दोनों स्टॉक्स में आपको मिड कैप में आने वाले समय में 7-8% का मुनाफा मिल सकता है। ओके, ये राय आती है। लेकिन एक और स्टॉक KNR कंस्ट्रक्शन और चार्ट्स पर आपसे राय लेना चाहता हूं सिमी, क्योंकि खबरें यहाँ पर ये आ रही, कल एक बड़ा सौदा होता दिखा है 5 लाख शेयरों का 431 रुपए पर और प्रूडेंशियल ICICI ट्रस्ट ने यहाँ पर एक खरीदारी की है KNR कंस्ट्रक्शन के स्टॉक में। क्या कहीं कोई प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट नजर आ रहा है? आप खरीदारी करने की राय देंगी ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स को? देखिए अनिल जी, लास्ट 4 ट्रेडिंग सेशन में ये स्टॉक एक रेंज में ट्रेड किया था जिसका सपोर्ट करीब 420 का था और रेजिस्टेंस करीब 440 का था, तो रेंज को ब्रेक करना पड़ेगा, वो पहला जो काम है वो करना पड़ेगा। 440 के ऊपर अगर ये स्टॉक जाके 15 मिनट सस्टेन करेगा तो मैं एक फ्रेश बाय कॉल इशू कर सकती हूँ, जिसका टारगेट करीब 470 तक हो सकता है, तो 440 का लेवल वॉच करना पड़ेगा और फ्रेश कॉल उसी के ऊपर ही लेना पड़ेगा अगर ये 10-15 मिनट उसके ऊपर मेंटेन करता है तो। आशीष, कल हमने देखा था REC में तो दबाव देखने को मिला, तो OFS के चलते PSC में भी दबाव देखा जा रहा था। कल बाजार बंद होने के बाद कुछ खबरें ऐसी भी आई कि शायद इतनी जल्दी नहीं आएगा इसका OFS, अगले हफ्ते तो कम से कम नहीं। ये बताइए, जिन्होंने शॉर्ट पोजीशंस बनाई थी उनको काट लेना चाहिए आज, या फिर आपको लगता है उछाल में और बिकवाली करने का मौका है? देखिए, मुझे लगता है कि थोड़ा बिकवाली करने का मौका रहेगा, क्योंकि प्रेशर तो बना है अभी और 2 प्राइजेस हैव करेक्टेड अ बिट, लेकिन अगर आप कंपैरिजन करना चाहें कंसीडरिंग कि PFC का थोड़ा भी डिले हो सकता है, तो बैंकिंग इज अ बेटर अपॉर्चुनिटी देन दीज NBFCs, यू नो। सो मुझे लगता है कि जिस तरह से करेक्शन हमने अभी आपने SKS माइक्रो की बात करी या बाकी जो NBFCs हैं, आई थिंक दैट्स अ बेटर अपॉर्चुनिटी अगर आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करें तो मुझे लगता है कि PFC तो डेफिनेटली एक कुछ हाल में आपको सेलिंग का मौका मिलेगा और मैं नई बाइंग भी रिकमेंड नहीं करूंगा। इसके बजाय आप रादर PSU स्पेस में पोजिशन ले सकते हैं, PSU बैंक्स खरीदें, वो ज्यादा सही हो सकता है, ऐसी राय आती हुई। लेकिन एक और स्टॉक जहां पर एक फंड एक्शन कल होता हुआ दिखा, वो है वीजा स्टील। वीजा स्टील के चार्ट पर बताइए सिमी, किस तरह की सिचुएशन है? क्रेस्टा फंड ने कल 16 लाख शेयर खरीदे लगभग 16 रुपए के दाम पर ही, और स्टॉक आज प्री ओपनिंग सेशन में 4% के आसपास मजबूत भी नजर आ रहा है। वीजा स्टील के लिए क्या लेवल्स अहम है और क्या खरीदारी का मौका बचा है या देर हो चुकी है? अनिल जी, मुझे लगता है कि अच्छा चार्ट है, ये स्टॉक पूरा सेक्टर को आउट परफॉर्म कर रहा है। इनफैक्ट लास्ट 4-5 दिनों से ये स्टॉक अच्छा एक्यूमुलेशन इसमें देखा है और ये मेजर ब्रेकआउट इसका 18 के ऊपर जाने के बाद ही होगा, क्योंकि उसी के आसपास इसका 200 EMA भी है। नीचे से अच्छा रिकवरी देखा है, वॉल्यूम का भी साथ है। मुझे लगता है कि ये जो रैली लास्ट 4-5 दिन में देखा गया था वो कंटिन्यूड होगा। 18 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए और उसके ऊपर जाने के बाद मुझे लगता है कि 22-23 का टारगेट एक्सपेक्टेड होगा, तो 18 का क्लोजिंग और 22-23 का टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए यही मेरा होगा टारगेट। ओके, चलिए बाजार खुलने में कुछ चंद मिनट बचे हैं, आपको बता देते हैं कि एक्सपर्ट्स क्या ट्रेडिंग कॉल्स आपको दे रहे हैं। सोनम हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सोनम, ज्यादातर तेजी के कॉल्स हैं या सेल के कॉल्स भी हैं?
ज्यादा तेजी के ही कॉल से, लेकिन एक सेल कॉल के साथ भी आई हूं। सबसे पहला कॉल है JKDviewpoint.com के JK दोषी का, जिन्होंने बिकवाली की सलाह दी है भारतीय एयरटेल पे। उनका मानना है चार्ट पर इस शेयर में कमजोरी दिखाई दे रही है, तो बिकवाली करके चलिए 2 से 3 दिन के लिए। टारगेट रहेगा 395 का। दूसरा कॉल है मंगल केशव सिक्योरिटीज के राजेश सतपुते का, जिन्होंने खरीदारी की सलाह दी है यूनियन बैंक के। उनका मानना है ये स्टॉक ने एक बेहद ही स्ट्रांग सपोर्ट बनाया हुआ है 158 के लेवल्स पर, और इस लेवल्स को स्टॉक ब्रेक नहीं करेगा, और इसलिए खरीदारी करके चलिए। 2 दिनों के लिए लक्ष्य रहेगा 168 का। तीसरे चौथे कॉल के लिए हमारे साथ बनी हुई है सिमीवॉमिक.com की सिमी वॉमिक। गुड मॉर्निंग मैम, कहिए आज आपके 2 कॉल्स कौन से रहेंगे? गुड मॉर्निंग सोनम। मेरे रडार में 2 स्टॉक है, एक टाटा केमिकल और एक सिंटेक्स। टाटा केमिकल में एक अच्छा ब्रेकआउट कल देखा गया था, एक अच्छा वॉल्यूम के साथ भी ये ब्रेकआउट था, और मुझे लगता है कि अगर यहाँ से 2-3 ट्रेडिंग सेशन के लिए हम लोग सोचते हैं तो टाटा केमिकल में पोजीशन बनाया जा सकता है। 445 का मैं स्टॉप लॉस रख रही हूँ, और मेरा जो टारगेट होगा वो 2-3 दिनों का टारगेट 470 से 75 का होगा। आज भी हो सकता है वो टारगेट अचीव। और सिंटेक्स मुझे लगता है कि अच्छा एक्यूमुलेशन देखा है, 120-122 के आसपास सपोर्ट है। इस रेंज के आसपास आने के बाद इसमें कंसोलिडेशन जरूर होगा, और मुझे लगता है कि यहाँ पे वॉच करना है। 119 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें पोजीशन लिया जा सकता है शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब 1-2 दिन के लिए। मेरा टारगेट 129 से 130 का होगा। एक्चुअली थोड़ा बहुत हम लोग ये ट्रेड को आगे ले जाएंगे, तो मुझे लगता है कि 140-45 का टारगेट भी पॉसिबल है इस स्टॉक में, तो मुझे ये स्टॉक बाई में अच्छा लग रहा है। शुक्रिया शिमी जी, आप हमारे साथ बने रहे। हमारा आखिरी कॉल manusjaiswal.com के मानस जायसवाल का है, जिन्होंने खरीदारी की सलाह दी है टाटा स्टील पे। उनका मानना है स्टॉक ने अपना 329 का अहम रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ, तो बढ़त की पूरी उम्मीद रखी जा रही है। 2 से 3 दिन के लिए इसमें खरीदारी करके चलिए। टारगेट रहेगा 355 का। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए सोनम। नितिन गडकरी जी ने अनिल जी कल काफी इंटरेस्टिंग बयान दिया है। वो कह रहे हैं कि अभी तक तो वो 12 किलोमीटर पर डे के हिसाब से रोड्स बना रहे हैं, लेकिन आगे 2 सालों में 30 किलोमीटर तक जाने का पर डे वो दम रखते हैं। ये बताइए आशीष, आप कैसे देख रहे हैं इन स्टेटमेंट्स को? कोई रोड कंपनी आपको पसंद है जहां पर आपको लगता है तेजी करनी चाहिए, या फिर लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहिए? देखिए, आज जरूर जो रेट कट का भी न्यूज है, थोड़ा सा आप इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे, लेकिन एक कॉन्ट्रेरियन कॉल हेमंत ये है कि इस समय भी अभी ये बहुत ज्यादा कंफर्टिंग नहीं लग रही है रोड कंपनीज, बिकॉज अपफ्रंट बहुत ज्यादा कमिटमेंट इन लोगों से इन्वेस्टमेंट की तरफ और आगे नहीं बढ़ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा और टाइम देना चाहिए बिफोर यू एक्चुअली वांट टू गो ऑल आउट एंड बाय सम ऑफ द रोड स्टॉक्स। सो मैं थोड़ा कॉन्ट्रेरियन कॉल यहाँ दूंगा। जरूर आज स्पाइक आ सकता है, बट डोंट गो ऑल आउट एंड बाय दीज स्टॉक्स, वेट फॉर सम मोर टाइम। आज आशीष सुबह से कॉन्ट्रेरियन कॉल दे रहे हैं काफी सारी चीजों पर। बिल्कुल, आशीष का यहाँ पर थोड़ा सा कोशिश है, होना भी चाहिए। लेकिन एक और स्पेस PVR आइनॉक्स, एक इंटरेस्टिंग खबर है, और आशीष इस पर आपसे राय लेना चाहता हूँ कि 6 से 9 बजे का जो शायद प्राइम टाइम होता है मूवीज का, यहाँ पर खबर ये आ रही कि महाराष्ट्र में सारे जितने मल्टीप्लेक्सेस हैं उन्हें 6 से 9 बजे के बीच में मराठी मूवीज दिखानी होगी। जाहिर सी बात है कि मल्टीप्लेक्सेस में, मॉल्स में थोड़े से फुटफॉल्स कम होंगे। क्या इन शेयरों पर कोई एक नेगेटिव असर पड़ने की संभावना दिखती है? क्या करेंगे आप? देखिए, अब मुझे कॉन्ट्रेरियन कॉल लेनी भी होगी तो भी मैं नहीं लूंगा। नहीं ले सकते। देखिए, इसमें एक और चीज जोड़ दूं, ये भी अभी साफ नहीं है कि कोई इंसेंटिव इसमें दिए जाएंगे, क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर ऐसा करना पड़ेगा तो हो सकता है सरकार की तरफ से कुछ इंसेंटिव्स भी दिए जाएं। तो इस पे अभी क्लैरिटी हालांकि आना बाकी है, लेकिन ये खबर तो साफ है कि 6 बजे के बाद से प्राइम टाइम में एक मराठी मूवी मल्टीप्लेक्स में जरूर चलनी चाहिए। देखिए, आई थिंक दिस इज नॉट वन ऑफ द कंफर्टेबल न्यूज फॉर दिस सेक्टर। ऑलरेडी आई वुड से कि प्रेशर है। मैंने जो हाल फिलहाल जो रिजल्ट्स देखे, क्लियरली बहुत ज्यादा कंफर्टिंग नहीं लग रहे हैं, और यू वुड नॉट सी टू मच इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट इन दी सेक्टर, अपार्ट फ्रॉम जो भी सो कॉल्ड M&A एक्टिविटी है, या वहां पर जरूर थोड़ा फैक्टर है। बट मुझे नहीं लगता है कि ये कोई बहुत अच्छा न्यूज फ्लो है इन स्टॉक्स के लिए। बट आई थिंक जैसे हेमंत बोल रहे हैं, थोड़ा क्लैरिटी और आ जाएगा तो मालूम पड़ेगा इम्पैक्ट कैसा रह सकता है। लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट, दिस न्यूज इज नॉट गुड।
मूवी प्रोड्यूसर्स के लिए एक बात हो सकती है हेमंत, वो ये कि जो सुपर हिट मूवीज बनने वाली हो या बड़े बजट की मूवीज बनने वाली हो, शुरुआत से ही रीजनल लैंग्वेजेस में भी डब करके पेश किया जाए, तो शायद एक तरीका वो हो सकता है। बिल्कुल। नितिन, ये बताइए, कल हमने देखा था कुछ आईटी कंपनियों में खरीदारी होती हुई नजर आई। आईटी स्टॉक्स, अगले हफ्ते टीसीएस के नतीजे हैं, नतीजों से एक हफ्ते पहले कोई कॉल यहाँ पर तेजी का, क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं दरअसल कि जितने भी खराब नतीजे आने हैं वो दरअसल फैक्टर इन हो चुके हैं। आपको लग रहा है डेटा देख करके? जी देखिए, कल टीसीएस में काफी अच्छा एक रिवर्सल दिखा है और कल हमने इसको बीटीएसटी भी लेकर के गए हैं, एज अ कंपनी हमने रिकमेंड किया था। और मुझे लग रहा है कि जो भी आईटी कंपनीज है उसमें एक बाउंस बैक या रिवर्सल आना चाहिए, क्योंकि अब क्या हो रहा है, जो शॉर्ट पोजीशन कट रही है और धीरे धीरे लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। कल जैसे आप टीसीएस में ओपन इंटरेस्ट कम हुआ और प्राइस में बढ़त आई, उसी तरीके से एचसीएल टेक और इन्फोसिस, इनमें धीरे धीरे यहाँ पे शॉर्ट कट रहे हैं, लॉन्ग बिल्डअप हो रहे हैं, तो एक बेस भी बन रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बाइंग करना चाहिए। और अगर बेस्ट स्टॉक आप ढूंढेंगे तो सबसे अच्छा हमें टीसीएस लग रहा है। और टीसीएस का जो ऊपर का टारगेट लग रहा है, कम से कम यहाँ से 70-80 रुपए की तेजी आपको नेक्स्ट 4-5 दिनों में मिल सकती है। ओके, तो ये राय आती हुई यहाँ पर आईटी शेयरों पर। चलिए, तैयार हो जाइए बाजारों की शुरुआत के लिए और तैयार हो जाइए एक इंटरेस्टिंग लेवल देखने के लिए, और वो है 8700 का। प्री ओपनिंग सेशन में हम बता रहे हैं कि 8698, और जो हम बात कर भी रहे थे कि एसएक्स निफ्टी के मुकाबले में हम ज्यादा बेहतर शुरुआत करेंगे, वैसा ही होता दिख रहा है। लगभग 40 अंकों की मजबूती दिखेगी निफ्टी में, आधा % के आसपास। हालांकि सेंसेक्स 1/4% मजबूती दिख रहा है। पहले टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई सेंसेक्स पर सेंचुरी लगती हुई 130 अंक ऊपर सेंसेक्स है और निफ्टी है 38 अंक मजबूती के साथ। 8700 का लेवल आपकी स्क्रीन पर, 40 पॉइंट की मजबूती निफ्टी पर। तो बेहद इंटरेस्टिंग लेवल पर भारतीय बाजारों ने शुरुआत की। मिड कैप शेयरों में आधा % की तेजी, बैंक निफ्टी 0.5% मजबूत। तो चौतरफा खरीदारी का माहौल आज फिर से बनता हुआ दिख रहा है। तो काफी दमदार शुरुआत कही जानी चाहिए भारतीय बाजारों की होती हुई दिख रही, ठीक वैसी जैसा कल देर रात एसएक्स 40 पॉइंट ऊपर था। आइए स्टॉक्स पर डालिए नजर। कोल इंडिया टॉप गेनर 2% के गेंस के साथ। सन फार्मा में 1.5% की मजबूती। ड्रीम रन चल रहा है इस स्टॉक के लिए, अभी भी बरकरार है। भारतीय एयरटेल के लिए भी ड्रीम रन वैसा ही, 1.5% की मजबूती, 400 रुपए के पार। स्टॉक एशियन पेंट्स और एचसीएल टेक, दो स्टॉक ऐसे हैं जो मजबूत। इनफैक्ट पूरी आईटी स्पेस अच्छी दिख रही है। एचसीएल टेक के अलावा टेक महिंद्रा, इन्फोसिस पॉजिटिव शुरुआत करते दिख रहे हैं। टीसीएस ऊपर है, तो ये स्पेस मजबूत है। तो मजबूती का है आईटी में, और उसके अलावा आप देख सकते हैं बैंक्स थोड़े थोड़े बेहतर होने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। एक्सिस बैंक में देखिए 0.5% का इजाफा इस वक्त आपको नजर आएगा। तो फार्मा और आईटी अभी तक लीड करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। कमजोरी कहां है? सेसा स्टेरलाइट 2% नीचे, बीपीसीएल, गेल, ओएनजीसी थोड़े बहुत नीचे, कोई खास नहीं। तो कमजोर शेयरों में सिर्फ सेसा स्टेरलाइट एक ऐसा है जहां जिक्र करना जरूरी है। आइए वायदा कारोबार की तरफ। सेसा स्टेरलाइट के अलावा जिंदाल स्टील एंड पावर 1% नीचे। ये दो स्टॉक ही ऐसे हैं जो 1% के आसपास का नुकसान दिखा रहे हैं। ट्रेडर्स के पसंदीदा काउंटर्स में एचडीआईएल, सेंचुरी टेक्सटाइल, यूपीएल ने कमजोर शुरुआत की है। लेकिन ग्लेनमार्क फार्मा टॉप गेनर 3.5% का बड़ा फायदा एफआईएस की लिमिट बढ़ने का। और उसके अलावा औरोबिंदो फार्मा में 1.25% के आसपास की मजबूती, भेल भी 1.25% ऊपर। शानदार शुरुआत भारतीय बाजारों के 135 अंकों का इजाफा। सेंसेक्स में निफ्टी 8700 पर। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों की दमदार शुरुआत और बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव खुलता हुआ। और का एक्शन दिख रहा है हेमंत आपकी स्क्रीन पर? कल हमने देखा था काफी सारी मेटल कंपनियों ने तेजी दिखाई थी, आज देखिए वो तेजी गवाते हुए। सेसा स्टेरलाइट करीब 2.25% नीचे। जिंदल स्टील एंड पावर में अच्छी रैली थी, आज वो गुम हो गई है, 1% की गिरावट देखने को मिल रही है। सेल 1.25% नीचे है। तो कल मेटल स्टॉक जो भारतीय बाजारों में अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे थे, आज वो सारे के सारे मेटल स्टॉक्स लाल निशान में, कम से कम शुरुआत लाल निशान में हुई है। जेएसडब्ल्यू स्टील भी देखिए 0.25% की गिरावट के साथ ही कारोबार करता हुआ। एडीएजी पैक कल मजबूत था, आज कमजोरी के साथ यहां पर खुला है। रिलायंस इंफ्रा, आर कैप जैसे स्टॉक्स देखिए लाल निशान के साथ यहां पर ओपनिंग होती हुई नजर आ रही है। यूपीएल में कल की तेजी आज थोड़ी कम होती हुई दिख रही है, या फिर कहिए मुनाफा वसूली करीब 1% की गिरावट के साथ इसने भी दिन की शुरुआत कर दी है। लेकिन अगर आज आप देखें तो कोल इंडिया ये एक ऐसा हैवी वेट है जो करीब 2.25% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। जिस तरह से कोल मिनिस्टर ने जो ई ऑक्शन के ऊपर कैप था उसको हटाया है, उसका फायदा इस शेयर को मिल रहा है। और आशीष ब्रेक से पहले कह भी रहे थे लंबी अवधि के लिए ये शेयर उनको अच्छा लगता है। यहां पर एक तेजी देखने को मिल रही है। अल्ट्राटेक सीमेंट में 1% की अच्छी शुरुआत हुई है। आईटी कंपनियों में चौतरफा तेजी है। टीसीएस रिकमेंड कर भी रहे थे ब्रेक से पहले हमारे एक्सपर्ट। और यहां पर देखिए नितिन के कहने के बाद 1% की बढ़त यहां पर और देखने को मिल रही है। माइंडट्री जैसे स्टॉक्स की 1% मजबूत, यानी आईटी एज अ पैक काफी अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा रहा है। लेकिन कल के सत्र में भी छोटे मझौले शेयरों ने बाजी मारी थी। एसडी एल्यूमिनियम देखिए खबरों के दम पर आज करीब 15% की उछाल दिखाने में सक्षम है। गति एक और ऐसा स्टॉक जो 4% मजबूत है। बॉम्बे डाइंग आशीष का फ्री हिट स्टॉक था,
स्टॉक 2020 में 3% की मजबूती ये स्टॉक दिखा रहा है। और HCC, मिर्जा इंटरनेशनल, IBRCL कुछ और ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर तेजी के साथ आज कारोबार होता हुआ। सिंटेक्स इंडस्ट्रीज जो सिमी ने बताया था वहां पर भी देखिए मजबूत शुरुआत हुई है 1% की। सिमी की पसंद का एक और स्टॉक जो कोलकाता का ही है, वीजा स्टील, वहां पर दमदार तेजी होती दिख रही है। सिमी कह भी रही थी कि 18 के ऊपर यहाँ पर बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ दिखेगा। जो मैं देख रहा था यहाँ पर लगभग 18% की तेजी भी बन चुकी है। अब 21 रुपए के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कल क्रेस्टा फंड ने यहाँ पर खरीदारी की, उसका फायदा साफ तौर पर दिख रहा है इस स्टॉक पर आज आता हुआ। तो ये एक और स्टॉक है जो एक्शन में दिख रहा है खबरों के दम पर साफ तौर पर। और कल जो फर्टिलाइजर स्पेस में हेमंत बड़ी खरीदारी दिख रही थी, आज गायब होती दिख रही है। NFL देखिए 5% नीचे है। इसके अलावा RCF में थोड़ी सी कमजोरी दिख रही, तो कल की तेजी आगे बढ़ती नजर नहीं आ रही, लेकिन बाजार की तेजी मजबूती के साथ बढ़ती नजर आ रही है। 8,700 के पार निफ्टी निकलकर टिकने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। ऐसे में एक ट्रेड अगर इंट्राडे के लिहाज से लेना हो, नितिन क्या लेंगे निफ्टी पर इस वक्त आप? जी निफ्टी पे अभी भी मैं बाय करूंगा। मुझे लग रहा है कि ऊपर टारगेट करीब 8850 तक निफ्टी स्पॉट जानी चाहिए। अब अगर मुझे क्वांटिटी में लेनी है तो थोड़ी अभी लूंगा, थोड़ा अगर करेक्शन अगर मुझे मिलता है तो उस केस में लूंगा। बट अगर आज स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। निफ्टी 40 पॉइंट ऊपर है। यहाँ पे IT में बाइंग आ रही है। IT स्टॉक्स में आपको फोकस करना चाहिए, स्पेशली TCS है, HCL टेक है। अगर मिड कैप से देख रहे हैं तो जस्ट डायल में 3-4 दिनों से काफी अच्छा ओपन टेस्ट बिल्डअप हो रहा है। स्टॉक में मूवमेंट नहीं आई है, कभी भी 60-70 रुपए की मूवमेंट आ सकती है, तो आप स्टॉक वाइज जस्ट डायल पे भी फोकस कर सकते हैं। आशीष, ब्रेक से पहले हम आपसे पूछ रहे थे कि कोई रोड कंपनी आपको पसंद है नितिन गडकरी के उस बयान के बाद जहां पर उन्होंने 2 साल में 30 किलोमीटर के रोड बनाने की बात कही है। देखिए आज सीमेंट कंपनियां काफी अच्छा प्रदर्शन दिखा रही हैं, ACC, अंबुजा, अल्ट्राटेक सीमेंट। ये बताइए, अब मेरा सवाल आपसे ये है, कोई सीमेंट कंपनी आपको पसंद है क्या लंबी अवधि के लिए? देखिए लंबी अवधि के लिए अल्ट्राटेक हमें काफी अच्छा लगता है। आई थिंक जिस तरीके से अब विद द रीसेंट न्यूज फ्लो, जिस तरह से पूरा वॉल्यूम कंट्रोल काफी कंपनी के हाथ में आएगा और गोइंग अहेड आई थिंक प्राइसेस फर्म अप ही रहेंगे। और जो थोड़ा सा प्राइस हाइक देखने को भी मिला है कुछ रीजन्स में, उसका भी इम्पैक्ट आने वाले क्वार्टर्स पे देखने को मिलेगा। सो आई थिंक अल्ट्राटेक इज वन स्टॉक। अगर आप इस साल के लिए, अगर 15-16 के लिए आप अपने पोर्टफोलियो में एक स्टेबल स्टॉक रखना चाहते हैं सीमेंट सेक्टर में, तो अल्ट्राटेक इज माई टॉपिक। ओके, अल्ट्राटेक सीमेंट स्पेस में एक खरीदारी का मौका आपके निवेश के लिहाज से। और 20% का ऊपरी सर्किट लगता हुआ वीजा स्टील के स्टॉक में यहां पर इस वक्त ये एक्शन प्राइस के लिहाज से बड़ा होता हुआ आपको नजर आएगा। माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के लिए भी पॉलिसी में जो कुछ पॉजिटिव खबरें आती हुई दिखी थी। SKS माइक्रो कल का स्टार परफॉर्मर था। आज मुथूट फाइनेंस में 2.5% के आसपास की मजबूती बनती हुई दिख रही है। आशीष, स्पेस से कोई स्टॉक पसंद है आपको, खरीदारी करेंगे? देखिए जैसे अभी हम बात ही कर रहे थे कि मुझे लगता है कि SKS आई थिंक दैट्स वन स्टॉक विच इज स्टिल लुकिंग गुड। अगेन आपको थोड़ा होराइजन अपना बड़ा रखना पड़ेगा। छोटे मंझोले काफी ऐसे NBFCs हैं जो हमें अच्छे लगते हैं। कैपिटल फर्स्ट करके एक स्टॉक है जो हम काफी टाइम से रिकमेंड कर रहे हैं। छोटी NBFC है जो कि कुछ बैंक्स की डिपॉजिट्स के लिए काम करती है। तो आई थिंक यहाँ इस स्पेस में भी काफी आपको अब अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेंगी। अब आने वाले टाइम में जब और बैंकिंग लाइसेंस को लेकर क्लैरिटी आएगी तो मुझे लगता है कि कुछ प्ले में आ सकते हैं। IDFC ये साल आपको जब भी बैंकिंग को लेकर पूरी क्लैरिटी सामने आएगी कि क्या शेयर होल्डिंग से लेकर एक्शन रहेंगे, तो आई थिंक वहां पर भी मुझे लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी होगी क्विक 15-20% बनाने की। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आप रख सकते हैं। देखो अनिल, आज PM जो है मुद्रा बैंक का भी ऐलान करेंगे, वहां पर ओपनिंग होगी। अरुण जेटली जी वहां पहुंचे हुए और कह रहे हैं बाजार के कुछ जानकार MFIs पर आज नजर होनी चाहिए, NBFCs पर नजर होनी चाहिए। तो शायद आज वहां पर अब लेकिन वो देखना होगा कि क्या मुद्रा बैंक इनके लिए नेगेटिव होगा, क्योंकि वो बिल्कुल तो वो समझना जरूरी होगा कि क्या माइक्रो फाइनेंसिंग के लेवल तक भी मुद्रा बैंक जाएगा या फिर SMEs तक ही उनकी फाइनेंसिंग रहेगी। लेकिन ओवरऑल एक्शन जरूर, ये बात सही है कि रहने वाला है। इस प्लेस में भी आज 820 शेयर पॉजिटिव ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं और सिर्फ 240 शेयरों में नुकसान है। उससे आपको अंदाजा लगेगा कि बाजार की रेट जो है, यानी कि बढ़ने वाले शेयरों की तादाद और गिरने वाले शेयरों की तादाद में जो अंतर होता है वो काफी जबरदस्त है आज। जी हाँ, आज फिर अनिल देखिए छोटे मझौले शेयरों में जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। ट्रेडर्स के फेवरेट स्टॉक देखिए, मिर्जा इंटरनेशनल 3.5% मजबूत, बॉम्बे डाइंग 4% की तेजी।
HCC में देखिए 2.5% की मजबूती, SKS माइक्रोफाइनेंस की तो हमने बात करी, वोल्टास की बात हमारे एक्सपर्ट नितिन कर रहे थे, यहां पर भी देखिए करीब 1.5% की मजबूती देखने को मिल रही है। सिमी, ये बताइए चार्ट पर वोल्टास आपको कैसा लगता है और यहां पर इस समय क्या लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं? कल का दिन भी इस शेयर के लिए काफी अच्छा रहा था। देखिए वोल्टास मुझे लगता है कि एक 300 से 310 का रेंज इसके लिए सप्लाई एरिया हो सकता है। कल जो मोमेंटम इसने पकड़ा था करीब 280 का सपोर्ट इसने लिया था और सीधा जाके स्पेशली ट्रेड पॉलिसी के बाद ही इसमें मोमेंटम आया था और फाइनली जाके बहुत अच्छा ब्रेकआउट के साथ, अच्छा वॉल्यूम के साथ बंद किया था। लग रहा था कि मोमेंटम आज भी कैरी फॉरवर्ड होने वाला है, पर ये जो रेंज पे आया है यहाँ पे फ्रेश बाय कॉल इशू करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से 300 से 310 इसके लिए मेजर रेजिस्टेंस हो सकता है। तो जब तक वो रेंज क्रॉस नहीं करता है मुझे फ्रेश कोई मोमेंटम इसमें नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं प्रॉफिट बुक करने का ही सलाह दूंगी, मतलब 300 से 310 के बीच में आने के बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट जिन्होंने कल लिया है उनको मैं प्रॉफिट बुक करने का ही सलाह दे सकती हूँ इसमें। अनिल, कल फर्टिलाइजर शेयर अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे और आज देखिए काफी सारे राइस कंपनीज अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। KRBL 5% मजबूत है, इसके साथ साथ लक्ष्मी एनर्जी एंड फूड्स में 8% तक की तेजी देखने को मिल रही है। और एक स्टॉक जिसका कल भी हमने जिक्र किया था, एडुकॉम, देखिए हालांकि सर्किट फिल्टर अब इसका घट गया है, कल भी अपर सर्किट पर था, आज भी देखिए 5% के अपर सर्किट पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। तो छोटे मझौले शेयरों में ज्यादा जबरदस्त एक्शन है आज फिर से। बिल्कुल, तो यहाँ पर खरीदारी का मौका साफ तौर पर नजर आ रहा है। वक्त है हमारे एक्सपर्ट से विदा लेने का। सिमी, आशीष और नितिन, आप तीनों हमारे साथ बने रहिए। ब्रेक के बाद भी कुछ और स्टॉक्स पर आपसे राय लेंगे, चर्चा करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। 130 अंक ऊपर है सेंसेक्स, निफ्टी पर 40 अंकों की मजबूती, मिड कैप शेयरों में 0.5% से ज्यादा का फायदा यहाँ पर। और अच्छी बात यह कि इन सबके साथ बैंक निफ्टी मजबूती दिखा रहा है तमाम रेट कट के बावजूद, जो कि कर्ज पर बैंक्स ने कल कम किए हैं, उसके बावजूद बैंकिंग शेयरों की मजबूती बरकरार है और ये एक अच्छा संकेत बाजार की सेहत के लिए साफ तौर पर आता हुआ दिख रहा है। तो एक्शन साफ तौर पर पॉजिटिव साइड पर है इस वक्त, और इस लिहाज से जो वायदा कारोबार में एक्शन दिख रहा है वो है नेगेटिव साइड पर मेटल शेयरों में, जो कि कल के स्टार परफॉर्मर थे। नितिन, ये बताएं कि क्या इनमें से किसी में गिरावट में खरीदारी का मौका दिख रहा है या फिर शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे आप? देखिए, मेटल सेक्टर्स को ट्रेडिंग के लिए अवॉइड करेंगे क्योंकि मार्केट में तेजी लग रही है और मैं शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाऊंगा, कभी भी बाउंस बैक आ सकता है। बट कई सारे स्टॉक्स हैं जहां पे चाल बन रही है, आप वहां पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे कि आप देखिए वोल्टास में बाइंग आ रही है, एक्साइड इंडस्ट्रीज है, TCS है, IT स्टॉक्स हैं और भी कई सारे मिड कैप्स चल रहे हैं। तो मुझे लगता है शॉर्ट पोजीशन अवॉइड करना चाहिए और मार्केट ऊपर करीब 89-50 की तरफ मूव कर सकती है। एक स्टॉक जिसके लिए ड्रीम रन रहा है ऑप्शन कंप्लीट होने के बाद, वो है भारती एयरटेल का शेयर। 1.25% मजबूत है ये स्टॉक, आज भी अच्छी तेजी दिखा रहा है। ये बताइए नितिन, यहां पर क्या आपको लगता है एक्सपायरी तक और तेजी देखने को मिल सकती है? देखिए, पोजीशन अभी भी कंटिन्यूड है, पोजीशन कट नहीं रही है, तो मुझे लगता है कि तेजी बननी चाहिए। और ऊपर जो इसका मेजर रेसिस्टेंस 420 के रेंज में आ रहा है, तो 420 तक का तो आप टारगेट लेके चल सकते हैं। 409 रुपए के आसपास है, अगर 420 ब्रेक करता है तो काफी अच्छा लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट होगा। उस समय फिर देखेंगे किस तरीके से ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप होता है। बट अगर मुझे यहाँ पे ट्रेड लेना होगा तो मैं 405 का स्टॉप लॉस रख करके 420-422 के टारगेट के लिए इसमें बाइंग करूंगा। यहाँ पर माइंडट्री एक स्टॉक है जिसके चार्ट्स पर राय लेना चाहता हूँ। सिमी आपसे 2.5% ऊपर है, वायदा कारोबार में आज एक अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है, 1500 के पार निकलता हुआ दिख रहा है स्टॉक। माइंडट्री के चार्ट्स क्या करें? जी अनिल जी, बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट इसमें अभी भी देखा गया है। मतलब 1500 के आसपास का हाई बनाया था, लगातार कई बार ये स्टॉक 1500 के आसपास एक हाई बना के फिर वहां से करेक्शन दिखाया था। आज ये 1500 का लेवल क्रॉस कर रहा है और इसको होल्ड करना पड़ेगा 1500 के ऊपर। अगर होल्ड करता है तो धीरे धीरे आगे जाके ये स्टॉक 1540-50 के आसपास तो जा ही सकता है। ओवरऑल जो पोटेंशियल है, मुझे लगता है कि इसमें 1700 का भी टारगेट शॉर्ट टर्म में पॉसिबल है। तो ब्रेकआउट होल्ड करना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि लास्ट कई बार मैंने देखा है, लास्ट एक महीने में इनफैक्ट फरवरी से ये स्टॉक 1500 के आसपास रेजिस्टेंस लिए है, तो 1500 के ऊपर होल्ड करना बहुत जरूरी है। और आज के दिन के लिए 1540-50 का लेवल और शॉर्ट टर्म के लिए 1700 तक भी रैली पॉसिबल है इस स्टॉक में। नितिन, कोई सीमेंट शेयर जो आपको पसंद हो? आज हमने अच्छा एक्शन देखा है यहाँ पर,
चाहे वो दिग्गज कंपनियां हों, एसीसी, अंबुजा, अल्ट्राटेक या फिर इंडिया सीमेंट, टॉप 3 F&O गेनर्स में एक स्थान इंडिया सीमेंट का भी है। कोई शेयर आपको पसंद है? देखिए, डिस्क्लोजर होगा। अल्ट्राटेक सीमेंट कल हमने बीटीएसटी लेकर के गए थे, अभी करीब 80 रुपया ऊपर है ये स्टॉक। और सीमेंट में ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप लास्ट 3-4 दिनों से ही हो रहा था। एसीसी हो, इंडिया सीमेंट हो और अल्ट्राटेक है। बट अल्ट्राटेक में हमने अभी प्रॉफिट बुक किया, बट अभी भी लग रहा है कि इसमें एक मूवमेंट आनी चाहिए करीब 3100 रुपये तक की। और एसीसी है, उसमें थोड़ा डिप हो तो उस लेवल पे बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। बट ओवरऑल जिस तरीके से ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, मुझे लग रहा है कि आने वाले अगर आप 4-5 ट्रेडिंग सेशन का व्यू लें तो अभी भी 2 से 3% तक की तेजी आपको पूरे के पूरे सीमेंट पैक में मिल सकती है। 2 से 3% तक की तेजी सीमेंट शेयर में अब भी होने की गुंजाइश है। और ऐसा ही कोई ऑटो स्पेस में ट्रेड लेंगे नितिन आप लॉन्ग साइड पर, खासतौर से टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड या फिर महिंद्रा में से कोई एक स्टॉक आपको पसंद हो? देखिए जी, यहाँ पे ऑटो में बहुत ज्यादा फोकस अभी इधर में नहीं किया है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा डेटा हमें पॉजिटिव नहीं मिल रहा है। तो ऑटो में मैं अभी लॉन्ग पोजीशन या शॉर्ट पोजीशन अवॉइड करूंगा। आज एशियन पेंट्स देखिए 2% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा जस्ट डायल एक और ऐसा स्टॉक है जहां 2-2.25% की मजबूती है। और कोल इंडिया बार बार इस शेयर पर मेरी नजर जा रही है, 3% मजबूत है ये स्टॉक। दरअसल निफ्टी में सबसे ज्यादा बढ़ने वाला शेयर यही है आज के सत्र में। ये बताइए सिमी, चार्ट्स पर आपको कैसा लग रहा है कोल इंडिया का स्टॉक? आशीष ने तो कहा था कि यहाँ पर एक अच्छी लंबी अवधि के लिए खरीद है। मेरा सवाल है, क्या इंट्राडे के लिहाज से या फिर छोटी पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से भी इसमें पोजिशन बनाई जा सकती है? देखिए, कोल इंडिया टेक्निकली मुझे उतना अट्रैक्टिव नहीं लगता है। इनफैक्ट जो रैली आज देखा है, ये रैली और थोड़ा बहुत ऊपर जाता है तो मैं वापस सेल कॉल का ही एडवाइस करूंगी, क्योंकि ये स्टॉक आगे जाके मुझे नहीं लगता है कि बहुत दिन तक ये स्टॉक ऊपर का लेवल पर सस्टेन करेगा। और लगातार अच्छा न्यूज आने के बाद भी ये स्टॉक ऊपर में सस्टेन नहीं करता है। इसका जो मीडियम टर्म, शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, तो कॉन्ट्रेरियन बेट में बुल मार्केट में अभी तो फिलहाल मैं लेना नहीं चाहूंगी। इनफैक्ट मैं यही कहूंगी कि ऊपर में जब ये इसका रैली खत्म हो जाएगा, शॉर्ट करके देखिए। ओके, तो ये राय आती हुई यहाँ पर कोल इंडिया के स्टॉक पर। लेकिन इस बीच बाजार दिन के हाई पॉइंट पर आते हुए दिख रहे हैं। इस वक्त 8711 मेरे ख्याल से इस लेवल का हाई बाजार ने बनाया इस वक्त निफ्टी पर। 8712 ये निफ्टी का हाई है, लगभग उसके पास ही ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो सेंसेक्स निफ्टी, इनफैक्ट बैंक निफ्टी में अब 0.5% से ज्यादा मजबूत होता हुआ दिखा। लेकिन इस बीच एक ट्रेड मेरी स्क्रीन पर जो नजर आ रहा है, भारतीय इंफ्राट्रेल, इस काउंटर को आपके सामने लाएंगे। एनएससी पर यहाँ पर कुछ बड़ा वॉल्यूम होता हुआ दिख रहा है। 9,15,000 शेयरों का कारोबार हुआ है एनएससी पर। भारतीय इंफ्राट्रेल के काउंटर पर 384 रुपए के लेवल पर यहाँ पर एक ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय इंफ्राट्रेल के काउंटर पर ये वॉल्यूम के लिहाज से एक एक्शन वाला स्टॉक आज के सेशन में आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। यहाँ लगभग 9.5 लाख शेयरों का कारोबार भारतीय इंफ्राट्रेल में बड़े सौदे के तौर पर होता हुआ दिख रहा है। ये आपके रडार पर होना चाहिए। भारतीय एयरटेल काफी मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है कई दिनों से, और आज भारतीय इंफ्राटेल में भी एक बड़ा कारोबार। वक्त है हमारे एक्सपर्ट से विदा लेने का। नितिन और सिमी, आपका शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। लेकिन बाजार के आगे के डायरेक्शन पर बात करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त संदीप sabharwal.com के संदीप sabharwal। संदीप, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। बताइए, जिस तरह से मार्च की कमजोर सीरीज रही और अप्रैल की सीरीज की शुरुआत से फिर से बाजार में जान लौटती हुई नजर आ रही है, क्या वापस से बाजार 9,000-9,200 की रेंज में जाने के लिए तैयार होते दिख रहे हैं? देखिए, अगर मार्केट को देखें तो ये मूवमेंट थोड़ा मार्केट का मैं कहूँगा स्ट्रेंज है, क्योंकि हम एक ऐसे अर्निंग सीजन के स्टार्ट पे हैं जो अर्निंग सीजन हो सकता है कि काफी मतलब पिछले काफी क्वार्टर्स का सबसे खराब अर्निंग सीजन रहेगा। आरबीआई ने भी कोई रेट कट नहीं दिया कल और ईजिंग नहीं हुई। तो मुझे लगता है कि ये एक मार्केट का अगर हम डायरेक्शन देखें तो मुझे लगता है कि रेंज मार्केट होने के चांस यहाँ से ज़्यादा हैं। ये ज़्यादा हैं, यहाँ की मार्केट एक नए हाई की तरफ चले जाएगा, मुझे उसकी उम्मीद कम लगती है। क्योंकि जो हम दिग्गज सेक्टर देखें, अगर हम बैंकिंग देखें तो उनको रेट कट नहीं मिला, लेकिन उनको ब्याज दरें कम करनी पड़ी, तो एक मार्जिन्स पे थोड़ा स्क्वीज आएगा बैंक्स पे। टेक्नोलॉजी कंपनीज के अर्निंग्स मुझे लगता है काफ़ी खराब रहेंगे इस क्वार्टर के। तो जहाँ पे थोड़ा होप दिख रहा है वो मुझे लगता है सेक्टर हैं कैपिटल गुड्स। वहाँ पे मुझे लगता है कि ऑर्डर बुकिंग कुछ कंपनी जैसे दिग्गज कंपनी लार्सन एंड टूब्रो जैसे उनकी अच्छी रही है, तो वहाँ पे एक अच्छा रुझान रहना चाहिए। और टेलीकॉम कंपनीज मुझे लगता है एक जो ऑक्शन का प्रोसेस खत्म हुआ है उसके बाद टेलीकॉम कंपनीज ठीक रहेंगी। तो मुझे लगता है काफ़ी मिक्स अर्निंग सीजन रहेगा, मिक्स्ड स्टॉक प्राइस मूवमेंट रहेंगे।
तो मैं ये नहीं उम्मीद करूंगा कि हम नए हाईज की तरफ चले जाएंगे इस सीजन में। अर्निंग सीजन ठीक होने का सिलसिला कब से आपको लगता है शुरू होगा? क्या H2 FY16 ज्यादा बेहतर समय होगा H1 FY16 के मुकाबले? हाँ, मुझे लगता है कि होगा ये कि सडनली हम लोग एक अच्छा रिवाइवल देखना शुरू करेंगे सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर से। तो अब जो कश्मकश सब इन्वेस्टर्स के दिमाग में ये रहेगी कि अगले 2 क्वार्टर्स भी वीक रहने की उम्मीद है, तो वो 2 क्वार्टर्स वीक हैं उसके कारण साइडलाइंस पे रहें, या फिर जो एक्सपेक्टेड अब जो फाइनल रिकवरी हम एक्चुअली देखनी शुरू करेंगे उसके कारण इन्वेस्टेड रहें। तो ये मुझे लगता है ये कश्मकश चलती रहेगी, क्योंकि जो भी कंपनी से हम बात कर रहे हैं और जो काफी एक कंपनी जो लीड इंडिकेटर्स होती हैं मार्केट में, उनसे भी हमने पिछले हफ्ते बातचीत की, तो किसी को भी ग्राउंड पे ऑन ग्राउंड ऐसी कोई रिकवरी दिख नहीं रही है आज के दिन। लेकिन ऐसे में जब एक्चुअली मार्च की सीरीज के अंत में यही हो रहा था कि पूरा बाजार नेगेटिव था, पेसिमिस्टिक था, और इस रिजल्ट सीजन को लेकर भी आम राय तो बन चुकी है, और वो बाजार की जनरली आदत होती है संदीप की कॉन्ट्रा ट्रेड दिखाने की या विपरीत चलने की। तो क्या ये सिर्फ वही ट्रेड है या फिर सारे नेगेटिव डिस्काउंट है? देखिए, मैं कहूंगा कि सारे नेगेटिव डिस्काउंटेड हैं ऐसा कहना मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें दूसरी तरफ से भी देखना चाहिए कि कितने पॉजिटिव लोग डिस्काउंट कर रहे हैं। आज के दिन बहुत विचित्र मुझे लगता है कि जब हम देखते हैं कि लोग जो मिड कैप कंपनी जिनको लोग 2 साल पहले 5-6 PE पे भी रिकमेंड करने को तैयार नहीं थे, उनको 2 साल आगे की अर्निंग्स पे 20 टाइम पे भी रिकमेंडेशन कर रहे हैं कि ये बाय है। तो मार्केट में एक टोटली इन्वर्जन ट्रेड चल रहा है। तो मुझे लगता है जो लोअर क्वालिटी ऑफ कंपनीज हैं उनको बल्कि ज्यादा मल्टीपल्स मिलने लग गए हैं मार्केट में, क्योंकि उनमें ओनरशिप कम है और उनमें स्टॉक प्राइस मूवमेंट ज्यादा हो रहा है। तो आपको क्या लगता है इस समय बेहतरीन कंपनियां जो सस्ते भाव पर मिल रही हैं उनको ढूंढना चाहिए, वैल्यू पिकिंग, चेरी पिकिंग करनी चाहिए? और मेरा फिर एक आपसे सवाल ये भी है कि REC का OFS आज खुला है। REC का जो भाव इस समय चल रहा है वो 324 रुपीज चल रहा है। 315 रुपए पर ये OFS है और 5% का डिस्काउंट भी है, तो करीब 300 रुपए के आसपास मान के चलिए कि रिटेल इन्वेस्टर को ये OFS में मिलेगा। यहाँ पर क्या निवेश करना चाहिए आज? जी हाँ, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए OFS में जो 5% डिस्काउंट पे सब्सक्रिप्शन होती है वो जनरली प्रॉफिटेबल ही रही है पास्ट में भी, जनरली PSU स्टॉक्स में स्पेशली। तो मुझे लगता है कि ये इसमें सब्सक्राइब करने में कोई हर्ज नहीं रहेगा। लेकिन जो 2 राइट्स इशू है, टाटा मोटर्स और GMR इंफ्रा, क्या वहां पर भी आपकी ऐसी राय है कि पैसा लगाना चाहिए या फिर अलग राय रखते हैं वहां पर? जी हाँ, मुझे लगता है कि लगाना चाहिए, और उसमें क्योंकि GMR इंफ्रा जैसे अगर हम स्टॉक देखें तो कल हमने देखा है कि हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी ने QIP का अनाउंसमेंट किया, उसके बाद स्टॉक ने अच्छा प्राइस मूवमेंट दिया। उसका कारण ये है कि बहुत सारे प्रोमोटर्स में हम देख रहे हैं कि उन्होंने काफी वेट की कि स्टॉक प्राइस चढ़ जाए फिर हम डाइल्यूशन करें, लेकिन वो स्टॉक प्राइस चढ़ नहीं रहा। तो अब फाइनली बहुत सारे प्रोमोटर्स में ये रियलाइजेशन है कि बैलेंस शीट इंप्रूव करेंगे तभी आगे जो रिकवरी है उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो ये जो कंपनी अब इक्विटी रेज कर रही हैं अपने बैलेंस शीट को इंप्रूव करने के लिए, वो मुझे लगता है अच्छा प्ले रहेंगे अगले 2-3 साल के लिए। तो मुझे लगता है ये GMR इंफ्रा जैसा स्टॉक हमने छुआ भी नहीं पिछले 3-4 सालों में, लेकिन जो राइट्स इशू आ रहा है उसमें मुझे लगता है इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जैसे बैलेंस शीट इंप्रूवमेंट होगी और रिकवरी साइकिल चलेगा तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक्स ठीक करेंगे। क्योंकि आप कॉशियस हैं मार्केट पर, ये बताइए फिर ऐसे कॉशियस मार्केट में खरीदें तो क्या खरीदें, क्योंकि फार्मा कंपनियां इतनी महंगी हो गई हैं और चल भी हर रोज यही रही हैं। और अगर आप दूसरी तरफ एशियन पेंट्स देखें जो आज अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, कोलगेट देखें, ये सब कंपनियां भी काफी एक्सपेंसिव हैं। तो इन्हीं महंगी PE वाली कंपनियों को ही खरीदना पड़ेगा फिर इन्वेस्टर्स को, क्या कर रही है फिर? देखिए, मेरे पास नया पैसा है तो इन कंपनीज को खरीदने में मैं तो बहुत डरूंगा, क्योंकि जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टर रहा है पिछले 15-20 साल से वो 40-50 PE पे स्टॉक नहीं खरीद सकता। तो वो जो नए इन्वेस्टर्स आते हैं वो सडनली मोमेंटम पे इन्वेस्ट करते हैं। तो मैं तो वही कहूंगा कि जो कंपनीज में रिकवरी साइकिल दिख रहा है जिसमें टर्न अराउंड है, जैसे 1-2 नाम दें। जैसे हमारे जो पुराने स्टॉक्स में रिकमेंड करता रहा हूं और उनमें अभी थोड़ी मूवमेंट हुई है लेकिन ज्यादा नहीं, जैसे सिंटेक्स जैसा स्टॉक्स है उसमें काफी रिकवरी है। मतलब आज के दिन इतनी बड़ी कंपनी 5-6 PE पे कहाँ मिलती है, और वो स्टॉक प्राइस नीचे सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसका FCCB का 13 करोड़ शेयर का कन्वर्जन था, उसमें से 11 करोड़ शेयर हो चुके हैं। मुझे लगता है 2 करोड़ शेयर अगले 1-8 महीने में हो जाएंगे, उसके बाद ये स्टॉक काफी अच्छा रहेगा।
बिल्कुल, शुक्रिया संदीप आपका हमारे लिए वक्त निकालकर आज बाजार पर और तमाम सेक्टर्स पर अपनी राय देने के लिए। लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फोकस होगा रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल को रियल्टी इंडस्ट्री किस तरह से देख रही है, इस पर हम राय लेंगे। हमारे साथ जुड़ेगी दो इस स्पेस की दिग्गज कंपनियां शोभा डेवलपर्स और ऑर्बिट कॉर्प, दोनों के मैनेजमेंट जुड़ेंगे इस ब्रेक के बाद। रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल को मंजूरी मिल चुकी है और इसी पर हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ शोभा डेवलपर्स के वाइस चेयरमैन और एमडी जशी शर्मा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और साथ ही ऑर्बिट कॉर्प के एमडी और सीईओ पूजित अग्रवाल जी भी। आप दोनों का स्वागत है CNBC आवाज पर। शर्मा साहब, समझाया जा रहा है कि इस बिल को बनाने के पीछे मंशा ज्यादा ये रही कि कंज्यूमर्स का ज्यादा ध्यान रखा जाए, ट्रांसपेरेंसी हो पूरे सेक्टर में और कंज्यूमर्स के लिए हित की बात की जा रही। क्या इंडस्ट्री वाकई में जो कुछ भी प्रोविजंस हैं उसे थोड़ा नेगेटिव तौर पर देख रही है इंडस्ट्री के लिहाज से, या फिर एक बैलेंस बिल आप मानकर चल रहे हैं इसे? नहीं, हम तो इसे एक बैलेंस्ड बिल ही मान के चल रहे हैं। अगर आप देखेंगे पूरे बिल की परिभाषा तो ये रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट बिल है और मंशा इसकी जो क्लियर है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इंक्लूडिंग डेवलपर्स टुडे, आज वाया एक सिंगल यूनिफाइड एजेंसी के द्वारा उनको जो है एक तरीके से रेगुलेशन भी किया जाए, उनकी एक डेवलपमेंट भी होवे, ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आवे। पैसे की जहां तक बात आती है, ऑलरेडी इसके अंदर में 70% से जो घटाकर 50% या उससे कम कर दिया गया है। और मेरा तो मानना है पर्सनल लेवल के अंदर में हमारी इंडस्ट्रियल बॉडी जो है क्रेडाई, उनका भी सपोर्ट रहेगा, नेरेटको का भी सपोर्ट रहेगा और आने वाले समय के अंदर में जो है इस तरह के रेगुलेशन एक्ट से हम तो मानते हैं कि इस इंडस्ट्री की ग्रोथ जो है काफी हद तक ऊंची जाएगी। पुजित, जब यूपीए सरकार ने इसे राज्यसभा में बिल को पहले पेश किया था तब दरअसल रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स को ही इस बिल में कवर किया जा रहा था, लेकिन कल जिस तरह से कैबिनेट ने संशोधन किया है अब इसको कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी इसके दायरे में आ गए हैं, आप इसे कैसे देखते हैं? जैसे शर्मा जी ने कहा कि ये एक स्टेप है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए एंड इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन देने के लिए, तो ये बहुत बढ़िया स्टेप है। अब ये स्टेप लेते वक्त सरकार ने जरूर सोचा कि जब रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स को ये प्रोटेक्शन मिलती है तो कमर्शियल रियल एस्टेट को क्यों नहीं मिले। तो ये मॉल्स, ऑफिसेज, कमर्शियल रियल एस्टेट, जहां से भी रियल एस्टेट संबंधित जो भी कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट हो, सब चीज कवर हो जाती है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि एक शॉट में हम सब जो है रेगुलेटर के अंडर लेके आ जाए, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें जो कुछ भी नॉन डिस्क्लोजर्स हैं और उस पर काफी भारी भरकम पेनल्टी की बात की जा रही है पुजित जी, 5% ऑफ द कॉस्ट एक नॉन कंप्लायंस के लिए या फिर रॉन्ग डिस्क्लोजर के लिए पेनल्टी हो सकती है। और जनरली एक आम राय है आपकी इंडस्ट्री के बारे में, बुरा मत मानिएगा, कि बिल्डर्स कहते कुछ और है देते कुछ और है। एक आम राय की बात कर रहा हूं, आपकी स्पेसिफिक कंपनी की बात नहीं कर रहा, लेकिन तो उस लिहाज से क्या लगता है इंडस्ट्री के लिए बड़ा भारी पड़ेगा? नहीं, ये अनिल जी जैसे कहते हैं ना, ब्लैक शीप जरूर रहते हैं हर एक इंडस्ट्री में। तो हमें ये देखना है कि जो रिस्पॉन्सिबल डेवलपर्स हैं वो आज भी पूरी डिस्क्लोजर्स देते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो रिस्पॉन्सिबल डेवलपर्स जो ट्रांसपेरेंसी में विश्वास रखते हैं, तो वहां पे तो एनीवेज ये चीज होती है। ये एक आम आदमी को बचाने के लिए जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दे थे, जहां पे पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन दोनों चीज इंट्रोड्यूस किए गए हैं। जहां अगर आप गलत इंफॉर्मेशन देते हैं तो आपको पेनल्टी है, और अगर आप जो है वो गलत इंफॉर्मेशन कंटिन्यूअस देते रहते हैं तो प्रोसिक्यूशन भी है। इसमें मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा अनिल जी कि जो रियल एस्टेट डेवलपर जिससे जो है उसको जो तकलीफ होती है, उसको वो मुद्दे को जो है अहम तरीके से देखा नहीं है सरकार ने, वो है रेगुलेटरी टेररिज्म। आज की तारीख में अगर आप देखिए जहां पे भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, मुंबई शहर का अगर अपने एक एग्जांपल ले लें तो यहां पे आज की तारीख में कंटिन्यूअसली आप देख रहे हैं कि लॉज चेंज होते जा रहे हैं। जो परमिशनें मिलने की जो एक टाइमलाइन है वो अगर नहीं मिलती है तो आगे डेवलपर क्या कर सकता है, क्योंकि उसकी अप्रूवल प्रोसेस जो है वो तो किसी और के हाथ में है, सरकार के हाथ में है। तो वो चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जहां पे ये मुद्दा एड्रेस होना चाहिए।
इसके साथ साथ मैं ये कहूंगा कि रियल एस्टेट जब हम हमारे प्लान्स पास कराते हैं और जब प्रोजेक्ट अप्रूवल्स लेते हैं तभी कमिटियां हमें जो है बहुत सारी पास करनी पड़ती हैं। ये कमिटीज में दिया गया है उनका स्कोप में कि आपको हर अप्रूवल जो है 30, 60, 90, 105 डेज में देनी है, लेकिन कोई भी कमिटी साल, 1.5 साल, 2 साल से जल्दी अप्रूवल देती नहीं है। तो ये चीज कैसे देखी जाएगी और रेगुलेटर क्या रोल इसमें प्ले करेगा, इसको दोनों चीज को इंटरलिंक करना बहुत जरूरी है। शर्मा जी, पहले ये कहा जा रहा था कि जो आप फंड इकट्ठा करेंगे, कलेक्ट करेंगे, उसका करीब 70% तक आपको रखना होगा एक सेपरेट बैंक अकाउंट में, लेकिन अब जो बात निकल कर आई है वो ये है कि 50% फंड जो आप कलेक्ट करेंगे बायर से वो आपको सेपरेट अकाउंट में रखना जाएगा। ये बताइए, थोड़ी राहत की बात है आपके लिए क्या, और सब रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए क्या? जहां तक मेरा मानना है, निश्चित रूप से काफी हद तक राहत की बात है। एक अगर आप बेंगलोर का एग्जांपल लेते हैं, जहां पर एक एवरेज रियलाइजेशन 6,000 रुपया होता है, तो उसके अंदर मान के चलिए 3,000 के आसपास कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है और 3,000 रुपया जो है वो डेवलपर का जमीन का कॉस्ट, ओवरहेड्स और उसका नफा रहता है कर है। तो उसको जो फ्रीडम दी जा रही है 50% की है वो अच्छी है, और 50% अगर वो कंस्ट्रक्शन अकाउंट के अंदर में रखता है तो मेरे हिसाब से जो है, जो भी डाइवर्शन हो रहा था और जिस वजह से इंडस्ट्री सफर कर रही थी उसमें एक रुकावट आएगी, और वो कंज्यूमर के लिए भी अच्छा है। और अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म देखेंगे, डिसिप्लिन जो है लाना इवन रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए भी अच्छा है। अनरेगुलेटेड ग्रोथ किसी भी इंडस्ट्री के लिए हानिकारक है, और आज हमारे यहाँ जब एंट्री लेवल पे कोई बैरियर नहीं है और अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स जो है उनके गलत काम की वजह से ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स को जो है इस तरह की बातें सुननी पड़ती है, कम से कम वो जो है अवॉइडेबल हो जाएगी। तो जी आपका भी यही मानना है या आपको लगता है कि इससे कुछ कैश फ्लो में मिसमैच होगा, दिक्कत होगी? क्योंकि 50% भी काफी बड़ा अमाउंट है। दिक्कत होगी, क्योंकि जैसे शर्मा जी ने कहा कि बैंगलोर में 6,000 रुपए में एवरेज प्राइस सेल्स हैं। बंबई में, ग्रेटर बॉम्बे में तो मैं समझता हूँ कहीं पे 6,000 रुपए का रेट है ही नहीं। यहाँ पे एवरेज 12 से 15,000 रुपए के रेट्स हैं, और जहां जहां अगर प्रीमियम लोकेशन में आप देखा जाए तो मतलब 50, 60, 70,000 रुपए रेट्स हैं। तो वहां पे अगर 50% जो है अगर वो लिया जाए तो उसमें बहुत प्रॉब्लम होगी। तो सरकार को ये जरूर सोचना पड़ेगा कि जो रेडी रेकनर वैल्यूज हैं, तो रेडी रेकनर का परसेंटेज शुड बी केप्ट इन एस्क्रो। तो वैसे करके कुछ ना कुछ जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ऐसे कोई ना कोई उसमें सहूलतें या उसमें जो है कुछ सॉल्यूशंस जरूर निकल जाएंगी कि इट शुड बी लिंक्ड टू अ परसेंटेज ऑफ रेडी रेकनर वैल्यू। बिल्कुल, शुक्रिया आप दोनों का हमारे लिए वक्त निकाल कर आज इस बिल पर विस्तार से चर्चा करने के लिए और अपनी राय देने के लिए। इस बीच बाजार 130 अंक ऊपर, सेंसेक्स पर, निफ्टी 8,700 पर लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद एक और बड़ी खबर कल देर शाम की, और वो ये कि दिल्ली एनसीआर में पुरानी कारों के चलने पर रोक लग सकती है। इसका क्या असर होगा ऑटो इंडस्ट्री पर, इस पर बात करेंगे देश की दिग्गज ऑटो कंपनी टाटा मोटर्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रविंद्र पिशरोड़ी हमारे साथ जुड़ेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। और कल देर शाम एक बड़ा फैसला होता हुआ दिखा है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की तरफ से, और वो ये कि दिल्ली एनसीआर में पुरानी गाड़ियां नहीं चलेगी। डीजल गाड़ियां अगर 10 साल से पुरानी है तो, और पेट्रोल गाड़ियां 15 साल से पुरानी है तो। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैसला है। जाहिर सी बात है कि जो एग्जिस्टिंग पुरानी गाड़ियां हैं उन्हें बंद होना होगा, लेकिन ऑटो कंपनियों के लिए क्या ये एक बड़ा मौका बन सकता है, ये जानने की कोशिश करते हैं देश की सबसे बड़ी ऑटो कंपनी टाटा मोटर्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रविंद्र पिशरोड़ी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सर, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। गुड मॉर्निंग। पहला सवाल यही लेना चाहता हूं, जो फैसला ग्रीन ट्रिब्यूनल की तरफ से कल आया है, कितना बड़ा बेनिफिट ऑटो कंपनियों के लिए हो सकता है? ये ट्रिब्यूनल का जो ऑर्डर है, मैंने खुद तो अभी देखा नहीं है, लेकिन न्यूज़पेपर में देखा, आप भी बता रहे हैं जी। तो पहले बात तो ये है कि टाटा मोटर्स बोथ इंडिविजुअली एंड एज पार्ट ऑफ द ऑटो इंडस्ट्री सायाम गवर्नमेंट से काफी देर से ये अपील कर रहा है कि गाड़ी अगर बहुत पुराना हो जाए, चाहे वो 10 साल हो या 15 साल हो, जो भी हो, एक लिमिट डिफाइन होना चाहिए। गाड़ी बहुत पुराना हो जाने के बाद एक रिटायरमेंट पॉलिसी आना चाहिए, नहीं तो जो कि नए गाड़ी आ रहे हैं जिसमें फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा है या एमिशन नॉर्म्स में बेटर है, जैसे आज
सारे गाड़ी BS3 या BS4 है, लेकिन पुराने गाड़ी शायद BS0 BS1 है। तो जब तक पुराने गाड़ी पूरे जाएंगे नहीं, जो गवर्नमेंट का इंटेंशन है क्लीन फ्यूल्स और बेटर फ्यूल कंजर्वेशन, वो पूरा इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है। और इंडिया में हमने देखा है कि पुराने गाड़ी जो इतना जल्दी इससे मार्केट से जाता नहीं है। हमारे एस्टिमेट से मोर देन हाफ द व्हीकल्स in use are more than 10 years old or more than 15 years old. So in a way it is welcome that this is probably the first move by somebody to recognize the fact that vehicles beyond a certain time should be retired, and to that extent it is welcome, not so much from the auto company standpoint but more from the purpose of improving fuel efficiency and improving emission norms। अगर नए के साथ पुराना भी चलता रहे, वो बेनिफिट स्टेट को या पब्लिक को पूरे से मिलता नहीं है। रवि जी, लेकिन ये तरीका जो है वो क्या आपको ठीक लगता है पर्सनली? क्योंकि सारी गाड़ियां जो 10 साल पुरानी हैं और 15 साल पुरानी हैं, वो तो दरअसल इतना एमिशन उनकी हालत इतनी खराब नहीं है और इतना प्रदूषण वो नहीं फैलाती हैं। तो सबके लिए एक ब्लैंकेट कानून, क्या ये ठीक है? और दूसरे देशों में भी क्या इसी तरह से इसको डील किया गया है? देखिए, कमर्शियल व्हीकल में तो काफी सालों से, अभी मेरे ख्याल से 10 से भी ज्यादा 12-13 साल से दिल्ली NCR रीजन में ओनली CNG फ्यूल व्हीकल्स आर रजिस्टर्ड। तो मेरे ख्याल से कमर्शियल व्हीकल पे तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा। ये फर्क जरूर पड़ेगा कि बाहर से जो गाड़ी आते हैं अनलोडिंग के लिए या ऑल इंडिया परमिट से, जो उस पर थोड़ा रिस्ट्रिक्शन आएगा। एक तरीके से आपका क्वेश्चन तो सही है कि जो पुराने गाड़ी के मालिक है, चलाने वाले हैं या बेनिफिशियरी है, कई देशों में ऐसे किया गया है, लेकिन उसके लिए कॉम्पेंसेशन पॉलिसी भी है। एक पॉलिसी है जहां के जो पुराने गाड़ी वाले हैं उसको कुछ इंसेंटिव मिलता है नए गाड़ी खरीदने के लिए। ये नहीं कि वो पुराने गाड़ी से बिल्कुल वंचित हो जाए, उसको एक नए गाड़ी मिलना चाहिए या विद इन नॉर्म्स जो है, या 10 साल या 15 साल के अंदर जो नॉर्म्स है, सवाल ये है कि अगर गाड़ी मिलता है रवि जी, तो ये चीज लागू हो पाएगी? क्योंकि पहले भी हमने देखा है इस तरह की बातें हुई हैं, लेकिन दरअसल इसको इम्प्लीमेंट करना काफी मुश्किल है। आपका भी क्या यही मानना है क्या? ये तो हम नहीं कह सकते, ये तो NGT का रिकमेंडेशन है। इसके आगे जो प्रोसेस है वो चलेगा। अगर लागू होगा कि नहीं होगा उसके बारे में मैं तो जी सर, जो आपने शुरुआत में कहा कि आपकी इंडस्ट्री की सियाम की काफी लंबे समय से ये डिमांड थी कि ऐसा होना चाहिए, तो जरूर आपने एक रफ कैलकुलेशन की होगी, कितनी डिमांड ऑटो कंपनियों के लिए बढ़ती हुई नजर आएगी अगर ये लागू हो जाता है तो? नहीं, देखिए, इंडिया जैसे देश में जहाँ पे इतने ज्यादा पॉपुलेशन और ज्योग्राफी है, ये इमीडिएटली तो नहीं लागू हो सकता, ये फेजेस में लागू हो सकता है। पर यही है कि ऑटो इंडस्ट्री कई सालों से कैपेसिटी में इन्वेस्ट कर रहा है और कैपेसिटी भी खड़ा है, लेकिन मार्केट में बीच बीच में डाउन टर्न आता है। और जो मीडियम डेवलप्ड मार्केट जो कहते हैं, हम बहुत ज्यादा डेवलपमेंट मार्केट जैसे यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की बात नहीं कर रहे, जो मीडियम लेवल पे भी डेवलप्ड है, वहां पे भी पॉलिसी है कि कई साल के बाद, चाहे 15 साल हो या जो भी साल हो, एक रिप्लेसमेंट पॉलिसी है जहां पे नए ओनर्स जो है उनको एक इंसेंटिव मिलता है पुरानी गाड़ी स्क्रैप करने के लिए। तो इसका जो इमीडिएट बेनिफिट हम ये नहीं समझते कि इसका OEM के सेल के हिसाब से देखना चाहिए, वो शायद होगा, लेकिन ये धीरे धीरे होगा, क्योंकि जितने पुराने गाड़ी है वो काफी ज्यादा नंबर्स में है। तो ये तो पॉसिबल नहीं कि एक साथ सब हो जाए। अभी ये जो रूलिंग आया सर दिल्ली के लिए आया है, एक सिटी के लिए या एक स्टेट के लिए तो इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल है। और ऐसे अगर देखेंगे तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आएगा नए सेल्स के ऊपर, लेकिन इसका जो मेन ड्राइवर है उसका ये है कि जो नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं उसका जो बेनिफिट है वो मिलना चाहिए। अगर नए टेक्नोलॉजी के व्हीकल माइनॉरिटी में रहेगा और पुराने टेक्नोलॉजी के व्हीकल्स है, क्योंकि वो कभी फेज आउट होता नहीं है, बिल्कुल, वो काफी सालों के लिए मेजॉरिटी में रहेगा, तो स्टेट का जो इंटेंशन है
वो पूरा नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, और अगर दिल्ली में इसको लागू किया जाएगा तो एक रिपोर्ट के मुताबिक 5 लाख पुरानी गाड़ियों को दरअसल छोड़ना पड़ेगा। देखना होगा किस तरह का इम्प्लीमेंटेशन इस पे होता है। लेकिन ये बताइए सर कि कमर्शियल व्हीकल्स में हमने थोड़ी सी अपटिक देखी है, इसका आउटलुक क्या लग रहा है आपको, और यहाँ से क्या और सुधरेगा ये, क्योंकि माइनिंग एक्टिविटीज अब शुरू हो चुकी हैं? अभी उम्मीद तो यही है, पिछले 6-8 महीने से जो कमर्शियल व्हीकल के जो मेन फ्लैगशिप कैटेगरी है, जो हम कहते हैं मीडियम और हेवी कमर्शियल व्हीकल, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रक्स और टिपर्स, पिछले 6-8 महीने से इम्प्रूवमेंट आ रहा है। अगर पिछले साल के वही महीने की ग्रोथ के हिसाब से देखा जाए तो हम समझते हैं कि जो गवर्नमेंट की जो बजट डायरेक्शन है और ये जो कमोडिटीज कोल माइनिंग वगैरह की जो आउटपुट है वो बढ़ने का जो इंडिकेशन है, उससे जरूर कमर्शियल व्हीकल का जो अपसाइकिल है वो अगले साल भी बना रहेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पिशोरी साहब आपका हमारे लिए वक्त निकालकर आज इन तमाम मुद्दों पर अपनी राय देने के लिए। बाजार इस बीच मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए 8,700 के पार निकलकर निफ्टी टिकने की कोशिश करता हुआ पहला सौदा में आज के लिए इतना ही। लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद बताएंगे कमोडिटी बाजार किस तरह से खुल रहे हैं, क्या रणनीति आपको बनानी चाहिए, और साथ ही आवाज IPL भी लेकर आएंगे। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।